हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम अपना एक और नया क्लास करने वाले हैं, दैट इज़ पार्ट 6 ऑफ AC बॉक्स अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और आज आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है क्योंकि आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ। आई होप आपको वो चीज़ पसंद आएगा, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ये स्टाइल हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग देखिए कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इस बार अपना 6 चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रीइस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश। और 1200 से 1500 तक का हिस्ट्री बेसिकली हम लोग को देखना है। और इसमें एक और चीज़ जानने की बात ये रहेगी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका डिक्लाइन होने वाला है और हमारा इंग्लिश जो है हमेशा की तरह अब रूल करने आएगा। तो देखते हैं क्या थे वो रीजंस जो इंग्लिश को पहुंचाएंगे इतना ऊपर, और जो फ्रेंच रहेगा वो वापस से डिक्लाइन कर जाएगा इंग्लैंड से। ठीक है, और हाँ, इस बार होने वाला था कुछ नया। तो नया मैं बता दूं आपको कि इस बार हम लोग थोड़ा सा स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हम लोग समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और मैंने बहुत कुछ लिख कर नहीं रखा है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ उस चीज़ को और आपको बताऊँ। जैसे मैं खुद का नोट्स बनाता हूँ उस हिसाब से इस बार मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो में कहाँ तक देखे थे? तो हम लोग देख रहे थे नॉर्मंडी का लॉस। और ये कब हुआ था नॉर्मंडी का लॉस? 1204। लेकिन एक क्वेश्चन था, व्हाई, क्यों, राइट? तो देखो, अब हम इसी चीज को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और यहीं से बेसिकली फ्रेंच का जो डिक्लाइन है वो अब स्टार्ट होगा। तो हमारा जो कहानी है बेसिकली स्टार्ट होता है 1202 से। 1202 में आप देख सकते हैं कि जॉन, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, और इजाबेल दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था। ये जो इजाबेल थी ये बेसिकली पहले से ही किसी और के साथ इंगेज थी। ठीक है, तो किसके साथ? राइट, तो वो भी एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे उस टाइम के, एंड ही वॉज अ फ्रेंच पर्सन, और वो थे ह्यू ऑफ लूसिगन। तो लूसिगन के ये जो ह्यू थे बेसिकली इनके साथ इनका शादी हो गया था। ऑब्वियसली थोड़ा सा तो पॉलिटिकल बेनिफिट जॉन को मिलने वाला था, लेकिन देखो क्या, ये भी थे बहुत ही जाने माने पर्सनालिटी। तो ऐसा था कि दोनों के बीच में एक वॉर हो जाए। ठीक है, तो जॉन जो रहते हैं वो बेसिकली वेट नहीं करते और ये खुद अटैक कर देते हैं। किसके ऊपर? तो ह्यू ऑफ लूसिगन के ऊपर। अब देखो, ठीक है, लूसिगन बेचारे रुकते हैं, संभलते हैं, और उसके बाद ये अपने ओवरलॉर्ड के पास जाते हैं। नॉर्मन्स के भी ओवरलॉर्ड कौन थे? तो नॉर्मन्स के ओवरलॉर्ड थे फ्रेंच। इनके भी ओवरलॉर्ड कौन थे? तो ये फ्रेंच। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा जब ये लोग अटैक करेंगे। उसके बाद ये चल जाएंगे फ्रेंच किंगडम, मतलब फ्रेंच के जो राजा हैं उनके पास चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच कोर्ट में बेसिकली केस चलेगा, और उसके बाद ये जो जॉन हैं इनको बोला जाएगा कि भाई आ जाओ ट्रायल फेस करने कोर्ट में, जिसको जॉन बोलेंगे कि नहीं, हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद ये जो फ्रेंच के राजा रहेंगे वो बोलेंगे कि देखो, अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे जो नॉर्मन के जो तुम ड्यूक थे, तुम्हारा जितना टेरिटरी है वो सारा ले लिया जाएगा। सो दिस वॉज द इशू। फिर जॉन को बुलाया गया और जॉन को भी खतरा था भाई उनका जान का, लेकिन उनको ये बताया जाता है कि देखो ऐसा कोई खतरा नहीं है, तुम आओ, तुम्हारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी। लेकिन जिस दिन होता है ट्रायल का, उस दिन जॉन हो जाते हैं एब्सेंट। यस, जॉन नहीं आते। तो अब आप उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो देखिएगा। और डेवलपमेंट क्या है कि जितना भी नॉर्मन लोग का वहाँ पे एम्पायर था वो बेसिकली धीरे धीरे करके कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है। वो धीरे धीरे करके अटैक करेंगे और जीतते जाएंगे। तो अब इसके कारण क्या होगा? तो जो नॉर्मन्स थे इनका फ्रांस में कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये हम समझ गए। अब जो भी इनका जो बच रहा था वो कहाँ बच रहा था? तो आपके इंग्लैंड में। तो अब देखो, पहले क्या होता था कि इंग्लैंड में तो ये रहते थे, लेकिन फ्रांस में भी नॉर्मन्स ऑब्वियसली उधर भी उनका ध्यान रहता था।
तो इसीलिए ये हमेशा इनका जो ध्यान रहता था वो बाइफरकेटेड रहता था, राइट भी देखते थे, लेफ्ट भी देखते थे। लेकिन अब बस जो इनका फोकस रहेगा वो बस इंग्लैंड के ऊपर रहेगा। अब ये जो इंग्लैंड है ये उनका जन्मभूमि भी है और यही इनका कर्मभूमि भी है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि इंग्लैंड इज गोइंग टू राइज, और अब साथ में इंग्लिश की भी राइज होगी। यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि फ्रेंच अब यहाँ से राइज होने वाला है, ठीक है। अभी वेट करो, उसके भी कुछ कारण है कि क्यों फ्रेंच डिक्लाइन किया, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली द लॉस ऑफ नॉर्मंडी अच्छे से समझ गए। अब दूसरी बात, हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक देख लिया कि अब इंग्लैंड इज द ओनली प्लेस फॉर दिस नॉर्मन पीपल। अब देखो भाई, अब ये जो नोबिलिटी है, ठीक है, पहले के समय क्या हो रहा था कि ये लोग फ्रांस में भी अपना सामान रख रहे थे। याद करो पिछला क्लास, लैंडलॉर्ड्स फ्रेंच, मतलब फ्रांस में भी उनका जमीन था, यहाँ पे भी जमीन था। तो अब दोनों को चूज करना पड़ रहा था, ईदर वन, या तो जाओ भाई फ्रांस में या तो रहो भाई इंग्लैंड में। अब आपको चूज करना है, अब आप किसको करोगे? तो ऑब्वियसली जो छोटी टेरिटरी रहती थी उसको लोग दे दिया करते थे। मतलब जैसे समझो अगर मेरी टेरिटरी है फ्रांस में छोटी है तो मैं फ्रांस वाला छोड़ दूंगा, इंग्लैंड वाला ले लूंगा। उसी हिसाब से यहाँ के भी नोबल्स करने लगे। प्लस दूसरी बात, कोई कोई ऐसे भी नोबल्स थे जो अपना फ्रांस का भी टेरिटरी बचाते थे और इंग्लैंड का भी टेरिटरी उन्होंने बचा लिया। लेकिन अब इनको यहाँ पे डबल एलिजेंस को फॉलो करना पड़ता था, दोनों के पीछे मतलब चापलूसी करनी पड़ती थी, जो कि बहुत ऑकवर्ड हो जाता बहुत सारे टाइम पे। लेकिन मोस्ट ऑफ दी नोबल्स एक जगह छोड़ दे रहे थे और दूसरा जगह अपना बना रहे थे। तब यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ नोबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब जो लोग इंग्लैंड को चूज कर रहे हैं, अब उनके लिए सब कुछ बस इंग्लैंड है। अब उनके लिए भी कोई यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो अब बस इनके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब वहाँ के जो प्रजा है, अब बस ये उन लोगों के लिए जो भी करेंगे करेंगे। अब इनके पास कोई और फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब आता है सबसे पहला रीजन कि व्हाई फ्रेंच स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो देखो, फ्रेंच इनफिल्ट्रेशन लिखा, अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्रेंच है अब उससे हम लोग दूर हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस आ रहा था कि इंग्लैंड, नॉट हमारे अंदर, बेसिकली इंग्लिश पीपल के अंदर, हम तो भाई इंडियंस हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि ये जो इंग्लिश पीपल हैं, ठीक है, और इंग्लिश नोबल्स हैं, अब इनके पास एक नेशनैलिटी के बारे में सोचने का एक बहुत ही अच्छा हाई टाइम था और ये लोग सोच भी रहे थे। अब बिकॉज ये वाला जो रीजन है, द फ्रेंच इनफिल्ट्रेशन, जो कि हम देखेंगे, जो कि 3 फेज में होता है। यहाँ पे कोई वॉर नहीं हो रहा, यहाँ पे बस फ्रांस के लोग आ रहे हैं इंग्लैंड में और उनको बहुत हाई पोजीशंस मिल रहा है, और उसके बाद वो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको सही से नहीं देख रहे, और लोगों के अंदर आएगा गुस्सा, और इसके कारण बोलेंगे कि नहीं, हम लोग को इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, फ्रेंच को कम। और जब लोग आ जाते हैं, मतलब लोग अपना आपा खो देंगे, तो आप समझ रहे हैं कि उसका असर क्या होगा। एक मतलब अराउंड 1500 के आसपास आप फिर इसका रिजल्ट देखोगे कि 1489 में फ्रेंच खत्म हो जाएगा इंग्लैंड से। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट। तो सबसे पहला इनफिल्ट्रेशन का केस आता है जॉन के टाइम पे ही। यस सर, जॉन के टाइम पे हम लोग एक चीज देख पा रहे थे कि कुछ फ्रेंच इनफिल्ट्रेंट्स आने लगे थे, ठीक है। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति आया था, ठीक है। ये बेसिकली एक क्लर्क था, ठीक है, जिसका नाम था पीटर डेस रॉशस। तो ये जो आदमी था, ठीक है, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होने वाला था, बिकॉज ये पहले क्लर्क था और धीरे धीरे प्रमोशन पा के ये जस्टिसियर बन गया था इंग्लैंड का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन था उस टाइम पे, ठीक है। अब जितना भी काम होना था, जो भी जॉन को जितनी भी सलाह चाहिए था, सब कौन देता था? तो पीटर भैया ही देते थे सब कुछ इनको। अब देखो क्या हुआ, एक टाइम पे जॉन को थोड़ा ऐसा फील होता था कि इनको इनके जिंदगी को खतरा, ठीक है। तो अब ये जैसे जैसा पीटर बोलते थे वैसा वैसा करते थे। तो ये क्या किए ना, जहाँ से पीटर आते थे, ठीक है, पीटर आते थे बेसिकली आपका पिटोवियन से,
मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया पुटोविन, सही है स्पेलिंग, ठीक है। नाउ तो ये बेसिकली पुटोविन थे, और उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि व्हाट ही विल से कि आपको थोड़ी मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करो, यहाँ से और नाइट्स को बुलाओ, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये रखवाली अच्छे से कर पाएंगे और आपको सपोर्ट भी ये बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था। अब देखो कि ये सिनेरियो जो अभी डेवलप हुआ, ठीक है, इसका एक और अजीब सा रियलिटी था कि इन जनाब ने पीटर के कहने पे क्या किया कि जितना भी कासल था, जितने भी अच्छे नोबिलिटी वाले घराने के लोग थे, सबको करवा दिया खाली अपने पोजीशन से। एंड व्हाट ही डिड, ये जितने भी कासल्स होते थे ना, इनकी रखवाली करने के लिए ये बुलाए थे नाइट्स, ठीक है। और ये नाइट्स कौन थे? सेम दिस पीपल, दिस पिटोवियंस। अब क्या होता था कि राजा को कभी भी राजा को अगर बाहर जाना पड़ता था किसी से भी मिलने, तो आप वहाँ पे देख पाओगे कि ये लोग इसको घेर लेते, सारे फॉरेनर्स घेर लेते थे राजा को, और उसके बाद कोई और मतलब कोई नेटिव सब्जेक्ट पर आदमी को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता था, ये लोग उनको अच्छे से प्रोटेक्ट भी करते थे। तो इनका तो काम हो रहा था, लेकिन इसका एक था डीमेरिट। क्या था डीमेरिट? कि ये जो पहली बात फ्रेंच पीपल थे, ऑब्वियसली फ्रांस से ही आ रहे थे, तो अब इनका एक इशू था कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट को, जो इंग्लिश पीपल थे, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट was not treated nicely, ठीक है, और लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा पहला फेज था। अब बोलोगे भाई दूसरा फेज क्या? लेकिन दूसरा फेज बताने के पहले यहाँ पे हम शायद से एक चीज छोड़ रहे हैं, जो कि था एक बहुत ही ज्यादा इंटीमेट रिलेशन विथ फ्रेंच पीपल। हाँ भाई, इनका बहुत ही ज्यादा इंटीमेट रिलेशन था जॉन का कुछ फ्रेंच किंग लोग के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे थे। चलो अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है वो हम देखेंगे आपके हेनरी, जो कि बेटे रहते हैं किनका? जॉन का, और इनका शादी करा दिया जाता है एलानोर से, ठीक है। ये भी रहती हैं हमारी फ्रेंच। और अब देखो सबसे खतरनाक बात, ये जो एलेनोर रहती हैं, इनके बहुत सारे मैटरनल अंकल्स रहते हैं, अराउंड ऐसा कहा जाता है कि 8 मैटरनल अंकल्स, ठीक है, और भी बहुत सारे रिलेटिव्स इनके रहते हैं। तो ये जो हेनरी रहते हैं ना, ये बेसिकली ये सारे जो फ्रेंच पीपल रहते हैं इनको इंग्लैंड बुलाते हैं, ठीक है। ये इंग्लैंड इनको बुलाएंगे, ठीक है, और इनको बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस दे देते थे, ठीक है, प्रेस्टिजियस पोजीशंस। ऑब्वियसली फिर देखो, फिर से फ्रेंच लोग को अच्छे अच्छे पोजीशंस मिल रहे थे, और आपके पास ऑलरेडी इतने अच्छे इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे थे? और इस टाइम पे इन राजाओं को बहुत कोई बताने का कोशिश करता है, इवन द बिशप दे फॉर्म वन बेसिकली इंस्टीट्यूशन, आप ऐसा कह सकते हैं, एक जगह बैठक वगैरह करते हैं ये, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब देखिए ये जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत है। एक तो पहली बात, ये जो पिडोवियन क्लर्क था जो अब जस्टिशियर बन गया है, ये जो पीटर है, आप इसके बात पे हर एक बात मान रहे हो, और सब कुछ आप इसको दे रहे हो, तो फ्रेंच पीपल को दे रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो हमारे प्रजा है, आप उनके बारे में भी तो सोचो। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि जॉन जो हमारे राजा थे, इनका हो जाता है डेथ, ठीक है। तो जो इनकी विधवा वाइफ रहती हैं, ये जो इनकी वाइफ रहती है, ये शादी कर लेती है अपनी फर्स्ट लवर से, ठीक है। तो अब इनके जो फर्स्ट लवर, ये भी फ्रेंच है, ठीक है, इधर से ये देते हैं 5 बच्चे जन्म, ठीक है, 5 बच्चे, हाँ जी, सेकंड मैरिज में भी 5 बच्चे, तो 5 सन्स रहते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इनके ये हेनरी के हाफ ब्रदर हुए, ठीक है, ये हैं हेनरी के हाफ ब्रदर्स, स्टेप ब्रदर्स बोलते हैं ना जी, वही चीज। तो ये जो 5 सन हैं, अब इनकी होंगी बहुत सारी प्यारी प्यारी बेटियां, ठीक है, और इन सब का शादी करा दिया जाएगा इंग्लिश नोबल्स लोग से, ठीक है। देखो हर जगह फ्रेंच का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो ये 3 तरीका, पहला हम लोगों ने देखा जॉन का, ठीक है,
दूसरा हमने देखा कि हेनरी का शादी हुआ एलेनोर के साथ, और तीसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जॉन का डेथ होता है तो जो उनकी वाइफ रहती, जो हेनरी की माँ रहती हैं, वो शादी करती हैं एक फ्रेंच आदमी से जो उनका फर्स्ट लवर रहता है, और उधर से 5 बच्चे देती हैं, मतलब जन्म देती हैं, माफ़ कीजिएगा उस शब्द के लिए। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे उनकी बेटियाँ होंगी जिनका शादी नोबल्स के साथ करा दिया जाएगा, तो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन उनको दिया गया। अब देखो 97 भी रिएक्शन अगेंस्ट फॉरेनर्स एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने ये टोटली वहाँ से रखा है, और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि देखो जितना है 93 से लेकर 110 तक जो पॉइंट्स है हम लोग यहाँ पे सारा कंप्लीट करने वाले हैं, एक भी नहीं छोड़ रहे हैं। बस उसका जो अरेंजमेंट है ना वो मैं अपने हिसाब से करके इस बार पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि थोड़ा जब बिकॉज बहुत चीज़ ना वहाँ पे रिपीट हो रहा था, एक ही चीज़ को ऊपर भी लिख रहे हैं, एक ही चीज़ को नीचे भी लिख रहे हैं, तो एक ही टेक्स्ट का एग्जाम्पल ऊपर भी दे रहे हैं, उसी को वो नीचे भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जा रहा था और मैं एक स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा था अपने दिमाग में। तो मैंने सोचा कि हाँ अच्छा रहेगा अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ रादर देन बुक को फॉलो करते हुए। लेकिन आप एक चीज़ गारंटी रखिएगा, जो भी चीज़ किताब में है मैं हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छूट रहा। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं किताब खोल के। नाउ सी, तो रिएक्शन क्या था जो फॉरेनर्स के लिए जो रिएक्शन ऑब्वियसली बढ़ने वाली हमने पहले ही डिस्कस किया था, तो अब वो रिएक्शन क्या था चलिए वो देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार होगा ये चीज़। द रिएक्शन अगेंस्ट द फॉरेनर्स वाज बाउंड टू इरप्ट। हाँ जी पता है, होना ही था इरप्शन, ये जो रिएक्शन था उसका। द बिशप्स ऑफ इंग्लैंड केम फॉरफ्रंट and asked the king to not to handle everything to the foreigners as they have been neglecting the native subjects. Later the opposition united and drove barons and middle class together, which further led to the war of barons. Okay? The barons war, sorry for that, between 1258 to 1265. ये है हमारे लिए important. 1258 से 65 के बीच में होगा एक वॉर, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ओपोजिशन था, तो अब यहाँ पे भी जो ओपोजिशन था जो कि बैरन्स ऑब्वियसली जो नोबल थे उस टाइम के वो लोग मिले, और जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास उस समय बहुत ग्रो कर रहा था। ये बेसिकली ट्रेड पर्सन्स थे जो ट्रेड करते थे, बिजनेसमैन टाइप के लोग, पैसे बहुत थे इनके पास, ठीक है, तो ये याद रखना है। तब ये लोग मिल जाएंगे और एक वॉर होगा 1258 टू 1265 के बीच जो कि बैरन्स वॉर था। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि फ्रेंच, ठीक है, वो कैसे डिक्लाइन किया, उसका स्टेटस 13th सेंचुरी में क्या था, उसका स्टेटस 14th सेंचुरी में क्या था, एंड उसका स्टेटस 15th सेंचुरी में क्या था, ठीक है। तो ये सारे चीज अब हम देखने वाले हैं बारी बारी करके। तो फ्रेंच इन 13th सेंचुरी इन एंड बियॉन्ड इंग्लैंड। तो फ्रेंच का स्टेटस सबसे पहले देख लेते हैं कि 13th सेंचुरी में फ्रेंच बेसिकली कितना बड़ा पहाड़ जैसा लैंग्वेज था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पूरा यूरोप था ना, ये जो आपका यूरोप था, पूरे यूरोप में फ्रेंच जो लैंग्वेज थी दैट वाज, मैं लिख देता हूँ पहले, ये जो फ्रेंच था ये फर्स्ट लैंग्वेज था हाई क्लास पीपल के लिए, फर्स्ट लैंग्वेज फॉर हाई क्लास पीपल, जैसे कि इंग्लैंड में हो रहा था। लेकिन अब इंग्लैंड में आपने देखा एक रिएक्शन हो रहा था, क्यों? बिकॉज ये जो किंग थे ये थोड़ा बेवकूफ़ी कर रहा था, उसके कारण ये रिएक्शन आया, ठीक है। तो अब यूरोप में तो भाई पूरा हर जगह था, ठीक है, इंग्लैंड के बियॉन्ड। लेकिन जब हम लोग अब इंग्लैंड का बात करेंगे तो इंग्लैंड में स्टार्ट हो रहा है इसका डिक्लाइन, जो कि है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ये इसका मतलब नहीं है कि फ्रेंच एकदम खत्म हो गया अचानक से, इसको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है कि फ्रेंच अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बिकॉज डिक्लाइन जो है वो बहुत धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो फ्रेंच जो है वो बेसिकली बहुत अभी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। अभी इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, ग्रेजुअल डिक्लाइन। लेकिन आप पूछोगे सर क्यों, व्हाई दिस ग्रेजुअल डिक्लाइन, है कि नहीं? यही क्वेश्चन स्ट्राइक करता है और हम अब इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि व्हाई डिक्लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला
हम लोगों ने एक बात डिस्कस कर रखा है कि इंग्लैंड जो था दैट वाज अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है, बिकॉज अब जो इन्फिल्ट्रेंट्स आ रहे थे, जो इंग्लिश पीपल थे, जो नेटिव लोग थे, जो अंदर के लोग थे, वो ऐसा सोच रहे थे ये बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, और हमारा तो किसी को पड़ा हुआ ही नहीं था। तो इसीलिए अब उन लोगों के अंदर आ रहा था एक थॉट, नेशनलिज्म का एक थॉट आ रहा था उनके अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा यूनाइटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो नेशनलिज्म बेसिकली हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, जो नेशनलिज्म इरप्ट हो रहा था। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, नेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंग्लिश पीपल, ठीक है। तो पहला रीजन हम लोग समझ गए कि नेशनलिज्म, क्यों ये नेशनलिज्म डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्रेंच पीपल, और सब्जेक्ट का कोई ख्याल नहीं रखता था, ठीक है। दूसरी बात, ये एक रीजन लिखा हुआ था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम चीज मैंने पिछले पॉइंट में आपको बता ही दिया था कि फेड अप फ्रॉम इन्फिल्ट्रेंट्स, ये फ्रेंच पीपल, और एक और पॉइंट था आइडेंटिटी, जो कि हमने फिर से डिस्कस कर रखा है पहले पॉइंट में। तो ये तीन बहुत ही मेजर पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी भी, और ये आपका इन्फिल्ट्रेंट्स का भी, और ये आपका जो नेशनलिज्म वाला भी जो पॉइंट था, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। और यही एक तो आइडेंटिटी मिल रही है इंग्लिश के कारण, ठीक है। तो फ्रेंच अब होगा कम, फ्रेंच से होने लगा था अब सबको इशू, तो फ्रेंच को मारना पड़ेगा, मतलब मार के भगाना पड़ेगा बाहर। लेकिन अभी भी क्या इशू था कि फ्रेंच अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था, अभी भी ये फर्स्ट लैंग्वेज था। नोबल्स, जो हाई क्लास पीपल थे, उनका अभी भी ये फर्स्ट लैंग्वेज था, अभी भी सारा काम जैसे पहले होता था वैसे ही चल रहा था। और ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। एंड हियर वी कम, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश, 13th सेंचुरी में फ्रेंच कैसा था, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो, हमने अपने पहले ही क्लास बोल रहा हूँ, पहले ही पेज में डिस्क्राइब किया, आपको बताया कि ये जो फ्रेंच है ये ख़त्म नहीं हुआ था, ग्रेजुअल डिक्लाइन पे था, मतलब फ्रेंच अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट था, फ्रेंच वॉज इम्पॉर्टेंट, राइट। अब देखो, बोलोगे सर कैसे, तो वही सारे पॉइंट जो हमने अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था उसको धीरे धीरे लिख देते हैं, ठीक है। चलो गेस करो, अपर क्लास क्या हुआ था यहाँ पे, अपर क्लास के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था फ्रेंच। अब देखो, ये जो अपर क्लास के लोग थे अभी भी इनका जो फर्स्ट लैंग्वेज था वो क्या था, फ्रेंच था, ठीक है, ये बात। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, लिटरेचर। तो जब आप लिटरेचर का बात करोगे तो फ्रेंच में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लिटरेचर अवेलेबल रहता था, और ये लिटरेचर कौन पढ़ेगा, तो पढ़े लिखे लोग, तो नोबल्स पढ़ेंगे। फ्रेंच हैड गुड क्वालिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू इंग्लिश, ठीक है। दो बात हम लोग देख रहे, एक तो लिटरेचर अच्छा था, दूसरी बात अभी भी जो हाई क्लास था उन लोगों का मदर टंग था ये, ठीक है। एक और पॉइंट क्या, कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो पीपल अभी जो ये लोग बिजनेसमैन लोग अभी बन रहे हैं नया नया, ठीक है, ये लोग जो ट्रेड करते हैं, तो ऑब्वियसली इनको ऑफशोर ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, कॉन्टिनेंट्स के साथ ट्रेड करेंगे, कितना ही अंदर ही अंदर ट्रेड करेंगे, बाहर से सामान लाएंगे ना जी। तो अब क्या होता था जनाब, तो इनको भी फ्रेंच में इंटरैक्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो फ्रेंच वॉज नोन फॉर बिजनेस पर्पसेस, और किसको पता होता था, तो बिजनेसमैन लोग को, ठीक है। अब देखो, और ये जो ट्रेडिंग क्लास है ना, अब ये राइज कर रहा है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फ्रेंच का डिक्लाइन भी होगा, बिकॉज दे विल ऑल्सो चूज इंग्लिश एज देयर फर्स्ट टर्न। और अब जो लास्ट है, जितना भी कोर्स ऑफ बिजनेस था, बिजनेस मतलब यहाँ से मेरा है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की काम चल रही है, कोर्ट में काम चल रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट का जो काम है, तो इसका जो मेन लैंग्वेज क्या था, मेन लैंग्वेज टू बी यूज्ड वाज फ्रेंच। तो अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि 13th सेंचुरी में फ्रेंच वॉज इंपॉर्टेंट। हालांकि यहाँ पे हम लोग को एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत थी, क्या,
कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारा, इट वॉज गेनिंग क्वाइट पॉपुलैरिटी, क्वाइट गुड पॉपुलैरिटी बेसिकली हम इतना कहना चाहेंगे. However, English was gaining popularity at a great speed. It is quite evident that some of the nobles, उस टाइम के कुछ नोबल्स जो अभी उनको फ्रेंच बोलना पड़ता था अपर क्लास को, वो देखो नोबल्स ऑल्सो स्पोक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज. ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे हमारे दिमाग में आएगा, क्या फ्रेंच को रीस्टैब्लिश कर दिया क्या? बिकॉज थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन आता है, हम लोग कोशिश करते कि नहीं पुराना चीज़ ही वापस आ जाए. ठीक है, पुराने चीज़ को रिवाइव करते. और मैं आपको एक चीज़ बता दूं और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी ना कि ये इंग्लिश मैन थे, ठीक है, ये लोग ट्राई करते हैं फ्रेंच को वापस से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए. जैसे इंग्लिश का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, ये कोशिश करेंगे कि नहीं फ्रेंच वापस आए. ठीक है, और चलिए हम आप इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो कैसे का आंसर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देंगे. ठीक है, एग्जाम्पल. तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देंगे मोनेस्ट्री का. तो आपने पिछले बार बेनेडिक्टाइन रूल पढ़ा होगा. ठीक है, तो इस नाम पे एक मोनेस्ट्री हुई थी. ये बेसिकली एक सेंट हुआ करते थे, सेंट बेनेडिक्टाइन, जो कि कुछ रूल्स लेके आते थे. पॉवर्टी हो गया, मतलब एक मॉब को लैविश लाइफ नहीं जीना है, करप्शन वाला लाइफ नहीं जीना है, लेकिन एक आम जिंदगी जीनी है. और इनको जो काम के लिए कार्यरत किया गया है उनको वो चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा. तो एक बहुत ही अच्छा रिफॉर्म लेकर आते हैं क्रिश्चियनिटी में. और इनका जो मोनेस्ट्री रहता है बेसिकली यहाँ पे एक नया रूल बताया जाता है, पास किया जाता है कि जो लैंग्वेज अब यहाँ पे यूज होगा, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इज फ्रेंच. ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल, आप यकीन नहीं करोगे, इंग्लैंड में और इंग्लैंड की पार्लियामेंट एक डिक्री पार करेगी अभी. क्या पार्लियामेंट विल नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे, passed a decree to use French by the nobles. अब बोलोगे सर ये क्या? हाँ भाई, ये जो पार्लियामेंट है ना, इन्होंने क्या किया, फ्रेंच को बचाने के लिए एक डिक्री पास किया. उसमें जितने भी नोबल्स लोग थे सबको ये बोलते थे, जितने भी हाई बॉर्न है, जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें अपने बच्चों को बेसिकली फ्रेंच पढ़ाना होगा, सो दैट फ्रेंच का जो अब लोग अपना डे टू डे काम करते हैं वो सब आसानी से हो पाए. बिकॉज अपर क्लास का लैंग्वेज था ना, अब उनको लग रहा था कि नहीं ये चला जाएगा तो अपर क्लास वाला काम हम लोग कैसे करेंगे, मतलब जो भी कन्वर्सेशन करना हो या डे टू डे लाइफ का जो काम वगैरह हो वो कैसे करेंगे. तो इसी चीज़ को डील करने के लिए बेसिकली पार्लियामेंट भी लेकर आते हैं. और इसी तरीके से छोटा मोटा और काम किया जाता है, जिससे फ्रेंच को ऐसा लग रहा था कि वापस से रीस्टैब्लिश कर दिया जाएगा. लेकिन भाई हमें भी पता है लास्ट में क्या होना है, फ्रेंच को तो जाना ही पड़ेगा. भाई तुम कुछ भी कर लो, फ्रेंच तुम जाओगे. ठीक है, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट पॉसिबल कि फ्रेंच को वापस से रीस्टैब्लिश कर दिया जाए. भाई इस बार ये पॉसिबल नहीं था. तो अब देखते हैं दी 100 ईयर वॉर, जिससे हमें कोर्स ऑफ हिस्ट्री जान के कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानेंगे एक रीज़न जो कि पलट देगा पूरा समय को. ठीक है, और उसके बाद हमें पता चलेगा जो ये इंग्लिश है वो अब एक लौता सब्जेक्ट बन जाएगा. इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगा वो एक लौता लैंग्वेज बन जाएगा इंग्लैंड के लिए. ठीक है, तो 100 ईयर वॉर में आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में. पीपल, मतलब अब देखो क्या होता है, जो इंग्लिश के राजा रहते हैं, इंग्लैंड के राजा. ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख के बताता हूँ बिकॉज फिर ये पूरा स्पेस खाली रह जाएगा. तो अब देखो क्या हो रहा है. तो इंग्लिश किंग एडवर्ड 3, इंग्लिश के राजा कौन, एडवर्ड 3. अब ये क्या करेंगे ना भाई, ही विल क्लेम द थ्रोन ऑफ फ्रांस. देखो हिम्मत तो देखो, क्लेम क्या करेंगे, क्लेम थ्रोन ऑफ फ्रांस. अब भाई तो वॉर तो होना है. अगर आप थ्रोन क्लेम कर रहे हो मतलब आप वॉर करना चाह रहे हो. ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे बता दूँ. ये 1350s के आसपास ये बेसिकली स्टार्ट होता है दी 100 ईयर वॉर, और ये एंड हो जाएगा आई थिंक 1450s के बाद ही 53 54 ऐसे ही कुछ एंड होता है. तो हमें इतना कुछ नहीं जानना है, बिकॉज हमें इसीलिए जानना है बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बन गया था फ्रेंच का डिक्लाइन के लिए. तो अब देखो जो ये क्लेम है, जब ये करते हैं तो ऑब्वियसली वॉर होता है. स्टार्टिंग में एडवर्ड जीतते हैं, फिर कभी फ्रेंच 100 साल तक ये वॉर चल रहा है, ये याद रखना है. ठीक है, तो कभी रुक जाएंगे, कभी कोई अटैक नहीं कर रहा है.
ठीक है, तो फिर कोई रीगेन करेगा, फिर अटैक होगा। अब इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे लेना है, जो कि हमारा डेवलपमेंट है, जो मेजर डेवलपमेंट हमें याद रखना है, एंड दैट इज इंग्लिश बिकेम द मैटर ऑफ प्राइड नाउ। अब इंग्लिश को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था, बिकॉज यहाँ तक कि राजा भी, जो इंग्लैंड के राजा थे, अब वो इंग्लिश भी बोलने लगे थे। अब प्लस वो फ्रेंच के खिलाफ, एक दूसरे कंट्री के खिलाफ वॉर कर रहे हैं, और सब सामने वाला कहता था कि नहीं, ये दो अंग्रेज हैं, मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, और ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, तो ये लोग ऐसे भी डिवाइड हो चुके थे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, इंग्लिश जो था बिकेम द मैटर ऑफ प्राइड। तो अब सबको भाई, अब प्राइड का बात है, तो सब अब भाई रिस्पेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, कोई भी लैंग्वेज का वैल्यू हमें कैसे पता चलता है कि उसके जो लोग, जो वो बोलने वाले लोग हैं, वो उनका स्टेटस क्या है। अगर राजा लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा लैंग्वेज है। जैसे आप इंग्लिश को देख लो, इंग्लिश को कौन लोग बोलते थे, तो थर्ड क्लास के लोग बोलते थे, अपर क्लास मोस्टली फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। तो फ्रेंच को बहुत अच्छा एक दर्जा मिला हुआ था, इंग्लिश को उतना अच्छा दर्जा नहीं मिलता। लेकिन 14th सेंचुरी में हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने वाले हैं, जिसके कारण हमें पता चलेगा कि नाउ इंग्लिश इज गोइंग टू रूल, ठीक है। तो कुछ स्टेटस, कुछ चेंजेस आए होंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहला तो ब्लैक डेथ। अब इसकी कहानी सुनो। ब्लैक डेथ में क्या हुआ था कि ये एक पैंडेमिक टाइप का चीज़ हो गया था। जैसे कि अभी हम लोगों ने कोविड देखा, तो उस टाइम पे भी कोई ऐसा डिसीज स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे बहुत लोग मरते थे, ठीक है। तो लोग मरने लगे। अब देखो, जो रिसोर्सेस की कमी है किसको होती है, तो थर्ड क्लास के लोग को होती है, ठीक है। जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको रिसोर्सेज की कमी होती है। तो डेथ किसका ज़्यादा होगा, तो ये लेबर लोग का ज़्यादा डेथ होगा। अगर हम कंपेयर करें अपर क्लास से, तो बिकॉज अपर क्लास के पास पैसा है, वो अच्छे खाना खा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो लेबर का डेथ होता था बहुत ही ज़्यादा होने लगा, लेबर डेथ इंक्रीज। अब देखो भाई, बेसिक इकोनॉमी, डिमांड लेबर का इंक्रीज होगा, और यहाँ पे सप्लाई, बिकॉज डेथ ज़्यादा हो गया है तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो मतलब अब जो लेबर का कॉस्ट है वो हो जाएगा इंक्रीज। क्या होगा यहाँ पे, लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर बिकॉज अब लेबर कम है ना, सब आएगा बोलेगा तुम मेरा काम कर दो। अब लेबर 10 जगह काम थोड़ी करेगा, तो उसको जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसके यहाँ जाके काम करेगा। तो पहले समझो लेबर 100 रुपये में काम करता है, लेकिन आप लेबर को कोई 300 रुपये देने के लिए भी रेडी है, तो अब लेबर का प्राइस ही 300 रुपये हो गया। तो ये बेसिक यहाँ पे इकोनॉमिक्स लग रहा है, ठीक है। तो लेबर का जो कॉस्ट है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्लास के लोग में आता था ये लेबर, और थर्ड क्लास के पास भी पैसा आने लगेगा, ठीक है। ये याद रखना है। दूसरा बात जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइज ऑफ मिडिल क्लास। देखो, मिडिल क्लास के लोग को ना हमेशा, आप कहीं का भी हिस्ट्री उठा के देख लो, ये लोग बहुत रिच मर्चेंट्स रहते हैं और इनको भी चाहिए होता है भाई सोशल स्टेटस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान हमेशा हर जगह, हर मूवमेंट में इनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लोग भी क्या करेंगे, दे वुड ऑल्सो चूज इंग्लिश। और यहाँ पे आप एक और चीज़ देख पाओगे ना इस टाइम पे 14th सेंचुरी में, कि इंग्लिश बहुत सारे नोबल्स लोग बेसिकली यूज़ करने लगे थे, ठीक है। और उसके बाद आप देखो कि जितना भी रिकॉर्ड्स होता था सब कुछ अब इंग्लिश में भी रिकॉर्ड होने लगा। सारा रिकॉर्ड, भले आपका घर के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स हैं या कुछ डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड्स है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखो थोड़ा बहुत फ्रेंच यूज़ होता था, अभी भी लैटिन यूज़ होता था, अभी भी हम लोग देखेंगे फ्रेंच लैटिन वर्सेस इंग्लिश, ठीक है। तो लेकिन अब यूज़ होने लगा। यहाँ तक कि आप बात करोगे विल, जो आखिरी ख्वाहिश रहती है, वो भी बहुत सारे नोबल्स के इंग्लिश में आने लगे। इवन एक दो किंग के भी इंग्लिश में आने लगे थे। नाउ 15th सेंचुरी में स्टेटस क्या है, याद है 1489 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो आपको एक और बात बता दूं, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 15th सेंचुरी से मेरा क्या मतलब है। 1400 से लेकर 1500 के बीच का जो पीरियड है, मैं उसको 15th सेंचुरी यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। नाउ सी, और ऐसा कहा भी जाता है। तो अब इसके कारण 15th सेंचुरी में कुछ और चेंजेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप देख सकोगे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज रहता है, ठीक है, इट इज वेल नोन टू एवरीवन, ठीक है। इंग्लिश इज नाउ वेल नोन टू एवरीवन, ठीक है। और दूसरी बात क्या, फ्रेंच का क्या हुआ, राइट। अगर इंग्लिश सब कोई जान रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जान रहे हैं, तो बताओ भाई फ्रेंच का क्या। फ्रेंच अभी भी था, खत्म नहीं हुआ था, एकदम 100% खत्म नहीं हुआ था। फ्रेंच अभी भी था, लेकिन अभी इंग्लिश इसको हर जगह से रिप्लेस कर दिया था इस टाइम तक, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं
एडवांसमेंट्स। ठीक है, एडवांसमेंट्स क्या था? तो अब देखो, पहले स्कूल में क्या पढ़ाई होता था? तो फ्रेंच में होता था, लेकिन अब स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई होगा, तो इंग्लिश इन स्कूल्स। ठीक है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट था। दूसरा एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो था हमारा वो लॉ कोर्ट्स में भी यूज होने लगा था। लॉ कोर्ट्स में, इन लॉ कोर्ट्स में भी इंग्लिश वाज यूज्ड। पहले क्या, कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? तो लैटिन यूज हो जाता था लिखने के लिए, बिकॉज लैटिन एक ऐसा लैंग्वेज था जो कि बहुत ही ज़्यादा रेगुलर था। और ये जो इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता था। आप ही देखो, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड जो अभी मॉडर्न इंग्लिश है, तो ये दोनों में, ये तीनों में बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा था कि लॉ कोर्ट्स में भी आप देख पाओगे कि इंग्लिश का यूज़ होने लगा था बहुत ही ज़्यादा। मैं 1400 से 1500 के बीच का बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यूज ऑफ इंग्लिश इन राइटिंग ओवर लैटिन एंड फ्रेंच। तो अब देखो, तो यूज ऑफ इंग्लिश इन राइटिंग, देखो पहले क्या होता था ना, तो ये लिखने के लिए दो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होते थे। एक तो फ्रेंच यूज होता था और दूसरा क्या यूज होता था? तो लैटिन। लैटिन का भाई अपना, ये बहुत टाइम से लैटिन वाज बीइंग यूज्ड, राइट। और उसके बाद अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इंग्लिश से। तो अब देखो भाई क्या हो रहा था, तो फ्रेंच का तो ऐसे ही डाबाडोल हो चुका था हालत। ठीक है, लैटिन को लोग क्यों यूज करते थे? क्योंकि बहुत रेगुलर था, ये कम चेंज होता था। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, फ्रेंच चेंज होगा, इंग्लिश चेंज होगा, इसलिए लैटिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अब फ्रेंच लोग बहुत कम यूज़ करने लगे और लैटिन में लोग लिखते थे ऑब्वियसली, बट ये भी कम होने लगा। और इंग्लिश को जो फेवरिज्म होता है, जो लोगों का फेवरिज्म था, वो इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप यहाँ पर देखोगे कि इंग्लिश अभी जो मेन राइटिंग के लिए यूज़ होने वाला लैंग्वेज बन जाएगा। एंड उस टाइम पे बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह थे ना, लिटरेचर के टेक्स्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश में लिखे हुए थे। ठीक है, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो लिटरेचर था हमारा, ठीक है, अब उसको भी देख लो। आपने एक चीज़ देख रखा था कि जितने भी अच्छे लिटरेचर थे, अभी पहले 13th सेंचुरी की बात करें, 14th सेंचुरी की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे दैट वेयर इन फ्रेंच, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छे अच्छे लिटरेचर, यहाँ पे कि अच्छे अच्छे राइटर जैसे कि चौसर हो गए, ठीक है, तो वो लोग भी बेसिकली इंग्लिश में लिखने लगे थे। तो अच्छा अच्छा लिटरेचर आ गया था इंग्लिश में। तो किस टाइप का है? देखो, पहले फ्रेंच में पोलाइट लिटरेचर रहता था, इंग्लिश में भी एक दो लिटरेचर रहेगा। बेसिकली रिलीजियस काम के लिए इंग्लिश को लिखा जाता था कि थोड़े बहुत छोटे छोटे मोटे लोग जो हैं बेसिकली वो पढ़ पाएँ। ठीक है, उससे ज़्यादा और कोई काम नहीं था इंग्लिश का। लेकिन अब देखोगे कि इंग्लिश में पोलाइट लिटरेचर आ गया। देखो, जो पोलाइट लिटरेचर है ना, वो अपर क्लास के लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ देना है, तो ऑब्वियसली दिस वाज नाउ अवेलेबल इन इंग्लिश। पहले फ्रेंच में ही रहता था पोलाइट लिटरेचर, लेकिन अभी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मतलब रोमांटिक्स, थोड़ा सा उसका थीम आ गया रोमांटिसिज्म का, तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में भी पोलाइट लिटरेचर वाज अवेलेबल नाउ। ठीक है, दूसरी बात क्या, यहाँ पे एक और चीज़ था कि ट्रांसलेशन बहुत जोर शोर से चल रहा था। इवन जो फ्रेंच वर्क्स थे ना, लोग उसको अब डायरेक्टली पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि कोई बोल ही नहीं पाता था। एक ऐसा एक टेक्स्ट में एक एग्जांपल दिया हुआ था, एक फ्रेंच के लोग लिखते थे कि देखो, जो इंग्लैंड में जो फ्रेंच बोला जाता है ना, दे आर नो फ्रेंच। ठीक है, वो कंप्लीटली एक दूसरा ही लैंग्वेज बोलते हैं फ्रेंच के नाम पे, एकदम वो फ्रेंच नहीं बोलते जो कि मेन लैंड फ्रेंच, मतलब मेन लैंड फ्रांस में बोला जाता है फ्रेंच। ठीक है, तो ये वाला इश्यू था। ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी अब बेसिकली इंग्लिश में होता है। जितना भी फ्रेंच लिटरेचर था, सब कुछ अब इंग्लिश में ट्रांसलेट होके बेसिकली इनको मिलने लगा था। तो आप देख रहे हो कि इंग्लिश का एडवांसमेंट बहुत 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 ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। ठीक है, और लास्ट में हमें एक और बात जानना है, इंग्लिश वॉज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज नाउ इन 15th सेंचुरी। 1489 में आप देखोगे कि फ्रेंच को कम्प्लीटली इराडिकेट कर रहे हैं, ना राइटिंग के लिए यूज़ करें, ना कुछ के लिए यूज़ करें, सब चीज़ के लिए इंग्लिश यूज़ करें। एक आधा लोग कहीं कहीं बोल देते होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से कम्प्लीटली इराडिकेट हो गया था इंग्लिश। नाउ व्हेन इट कम्स टू फ्रेंच, देन इट वाज इग्नोर्ड एंड इन 1489 फ्रेंच कम्प्लीटली डिसअपीयर्स। ठीक है, अब देखो भाई कुछ फैक्ट्स जो कि मैं वहाँ पे अच्छे से नहीं कवर कर पा रहा था, कहीं पे ऐड नहीं कर पा रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक लाइन खींच दिया, तो वहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा ना कुछ पीरियड्स के नाम लिखे हुए थे, वो आप याद कर लेना, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ। तो जैसे आपका हो गया 1150 से लेकर 1250, तो इस टाइम को बोलते हैं पीरियड ऑफ रिलीजियस रिकॉर्ड, पीरियड ऑफ रिलीजियस रिकॉर्ड। आप पूछोगे सर
ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, राइट? तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इंग्लिश उस टाइम पे खाली रिलीजियस रिकॉर्ड लिखने के लिए यूज हुआ करता था, ठीक है? जब हम बात करें 1250 के आगे, दैट इज 1250 से लेकर 1350 तक, तो आप यहाँ पे देखोगे ये रिलीजियस रिकॉर्ड के लिए यूज किया ही जाता था, साथ में कुछ सेक्युलर लिटरेचर भी यहाँ लिखे जाते थे। तो इसको क्या बोला जाता था फिर? पीरियड ऑफ रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर अब देखो 1250 से 1350 देख लिया, अब देखते हैं 1350 से लेकर 1400 तक बेसिकली क्या एडवांसमेंट हुआ, और इसको किस नाम से जाना जाता है इस लिटरेरी पीरियड को? द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। देखिए अब इस टाइम पे बेसिकली मैं बात बता देता हूँ आपको कि जो राइटर्स होते थे ना, वो इंडिविजुअल राइटर्स होने लगे। ये नहीं कि कोई आपको पैट्रोनेज दे रहा है तभी आप लिख रहे हो, पैट्रोनेज भी बहुत ज़्यादा मिलने लगा था। ये भी बात याद रखना है कि जो रॉयल मतलब जो नोबल्स रहते थे वो पैसे देते थे कि हाँ भाई तुम लिखो, कुछ अच्छा सुनने का मन कर रहा है इंग्लिश में, ठीक है? वो तो मिलता ही था, लेकिन इस टाइम पे आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा जो इंडिविजुअल राइटर्स थे वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं? द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स, ठीक है? और 15वीं सेंचुरी में आप देखो कि बहुत सारा इंटीमेट पोइट्रीज लिखा जाता था, जो कि ये बात था, हमें एक कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, आप इसको याद कर लेना। बाकी दूसरा साइड में मैं आपको थोड़ा और बता दूं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो अब देखो क्या हुआ था फ्रेंच को लेकर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इंग्लैंड में फ्रेंच बोला जाता था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब देखो कहाँ इंग्लैंड में कौन सा फ्रेंच बोला जाता था उसके बारे में बात करते हैं, और फ्रेंच का जो डिफरेंट डायलेक्ट्स है उसको एक बार देख लेते हैं। एक तो है नॉर्मन डायलेक्ट, ठीक है? दूसरा जो एक डायलेक्ट था वो पिकार्ड डायलेक्ट था। तीसरा डायलेक्ट जो था वो बर्गंडियन था, बर्गंडियन। और जो आखिरी डायलेक्ट था उसको बोलते थे सेंट्रल फ्रेंच ऑफ पेरिस। तो अब देखो पेरिस में जब कैपेशियन रूल आता है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं अच्छे से देखना, कैपेशियन रूल आता है, ठीक है? तो इस टाइम पे ये पेरिस के ऊपर रूल करेंगे, ठीक है? और ये पूरा बेसिकली पूरा फ्रांस के ऊपर रूल करने वाला है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो जो कैपेशियन रूल है ये जो चौथा लैंग्वेज है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। तो इस वाले लैंग्वेज को मिल जाएगा लिंग्विस्टिक सुपरमेसी, मतलब अब लोग ये ही बन जाएगा आपका मेन डायलेक्ट, ठीक है? अब देखो नॉर्मन हमें पता था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ये बेसिकली नॉर्दर्न लैंग्वेज था, नॉर्दर्न साइड ऑफ फ्रांस में ये बोला जाता था, ठीक है? और यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट में पिकार्ड बोला जाता था। नॉर्थ से थोड़ा ईस्ट चले जाओगे और अंदर कॉन्टिनेंट के टाइस तरफ तो आपको नॉर्थ ईस्ट में पिकार्ड मिल जाएगा, ठीक है? और ये जो ईस्ट एकदम चले जाओगे ईस्ट साइड ऑफ फ्रांस तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बुर्गंडी। तो अब देखो जो हमारा जो फ्रेंच था जो इंग्लैंड में हमें पढ़ना है वो बेसिकली इसका मिक्सचर था, ठीक है? और इसमें भी आपको मिल जाएगा थोड़ा सा इंग्लिश टच, और ये एकदम टोटली डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। तो भाई बस इतना था आपको जानने के लिए, आपको आई थिंक बहुत मज़ा आया होगा, बिकॉज इस बार हम लोग बहुत ही अलग तरीके से पढ़े हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। और इसका जो PDF है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जाइए डाउनलोड कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।